प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वर्ग 9 अध्याय 3 संविधान निर्माण इसको हम लोग देखेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था और जाने थे कि लोगों को लोकतंत्र में बहुत से अधिकार रहते हैं, बुनियादी रूप से अधिकार मिले होते हैं और वे शासक का चयन करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि शासक जिस प्रतिनिधि का हम लोग चयन करते हैं वो मनमानी नहीं कर सकते हैं, और वो मनमानी नहीं कर सकते हैं तो वो किसी न किसी रूप में वो भी संचालित होते हैं। उस पर किसका नियंत्रण रहता है? तो कानून का। और ये कानून कैसे बनता है, कहाँ से बनता है? कानून यदि सरकार बनाते हैं तो किसके अधीन रहता है वो? तो संविधान द्वारा नियंत्रित होता है। संविधान में जैसी व्यवस्था की गई होती है सरकार उसी रीति नीति का पालन करती है, और उस बुनियादी नियम का, कानून का हम जनता को भी पालन करना पड़ता है। जनता और शासक दोनों जिस नियम को मानते हैं वह संविधान में लिखी हुई होती है। आम नागरिकों को कितने अधिकार मिले हुए हैं, सरकार को कितने अधिकार मिले हुए हैं, सरकार के काम काज करने की रीति नीति क्या होगी, इन सब बातों का जिक्र संविधान के द्वारा हमें प्राप्त होता है। हम लोग यहाँ पर जानने का कोशिश करेंगे कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, संविधान का निर्माण कैसे होता है, संविधान को कौन बनाते हैं, संविधान का निर्माण किस तरीके से होता है, और क्या इसके पीछे कुछ मूल्य भी होते हैं, क्या मूल्य होते हैं, और क्या संविधान समय के साथ परिवर्तित भी किए जा सकते हैं, उसमें बदलाव लाया जा सकता है क्या? यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के संविधान का उदाहरण दिया गया है कि किस तरह वहाँ संविधान की आवश्यकता महसूस की गई और नया संविधान का वहाँ निर्माण हुआ, किस परिप्रेक्ष्य में हुआ, वहाँ की स्थिति कैसी हो गई थी कि लोगों ने नए संविधान की मांग की और नया संविधान का रचना हुआ, लोगों को अधिकार मिले। यहाँ पर हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान। तो आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। जिस तरह की अपने देश में जितना सम्मान के साथ महात्मा गांधी को देखा जाता है उतना ही सम्मान के साथ दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को देखा जाता है। उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था और मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को हुई थी। और अफ्रीका में उनको बहुत ही सम्मान दिया जाता है, राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है। नेल्सन मंडेला के कुछ शब्द जो उन्होंने कहा था उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने गोरों के खिलाफ संघर्ष किया है और ओस्ट्रेलिया के प्रभुत्व का भी विरोध किया, और हम एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें कि सभी लोग, समाज के समस्त लोग मिलजुल कर रहे, सभी लोगों को समान रूप से आदर्श प्रस्तुत करने का अवसर मिले। और अगर इस तरह की आदर्श नहीं होती है और हमें जान भी देनी पड़ती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं एक स्वतंत्र और समता मूलक समान रीति नीति वाला संविधान इस देश के लिए चाहता हूँ। नेल्सन मंडेला ने यह बात कही थी। और दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार, वहाँ जो सरकार होते थे ना, गोरे होते थे। गोरे मतलब अंग्रेज। जिस तरह की हमारा भारत गुलाम था अंग्रेजों का, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेजों का गुलाम था। और दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा नेल्सन मंडेला पर चलाया था और उन्हें 28 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया था। जो क्रूरतम सजा होती है वह भयावह सजा उनको दिया था। दक्षिण अफ्रीका में एक रोबन द्वीप, वहां उनको प्रताड़ित करके रख दिया गया था 28 वर्ष तक। उन पर देशद्रोह का मुकदमा इसलिए चलाया गया था कि उन्होंने 1964 में रंग भेद की नीति के खिलाफ आंदोलन किया था, उसका नेतृत्व किया था। देशद्रोह क्या होता है? सरकार को लगता है कि यह राष्ट्र के विरोध में काम कर रहा है, वही होता है देशद्रोह, और सरकार इसके लिए कठोरतम से कठोरतम सजा दे देती है। रंग भेद का अर्थ क्या हुआ? रंग भेद मतलब रंग के आधार पर भेद करना। गोरे हैं तो गोरे के लिए अलग, काले हैं तो काले के लिए अलग। तो रंग के आधार पर भेदभाव करने वाली नीति ही रंग भेद कहलाती है। और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति दुनिया में सर्वाधिक खराब शासन व्यवस्था के रूप में इतिहास में जानी जाती है। यहाँ पर एक बोर्ड आप देख सकते हैं, किस तरह इस बोर्ड में लिखा है नेटिव इंडियंस एंड कलर्स, मतलब कि हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़े वाले यदि इस इलाके में आप आते हैं, रात में भी आते हैं, तो आप लापता घोषित कर दिए जाएंगे। आपको यहाँ के सुरक्षा गार्ड गोली मार देंगे और आपके शरीर को, आपके जानों को जो फेंक दिया जाएगा उसे जंगली कुत्ते नोच कर खाएंगे। इस इलाके में आपका प्रवेश वर्जित है। यह एक चेतावनी के रूप में था कि काले लोग जो गोरे नहीं है वे वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, उस इलाके में, उस मोहल्ले में। और दक्षिण अफ्रीका में 1948 से 1989 तक
जब तक कि देश स्वतंत्र नहीं हो गया, वहाँ रंगभेद की नीति ज़्यादा चलती रही। इस आधुनिक समय में जो कि लोगों को लगता था ये क्या हो रहा है, इतना समझ लीजिए कि जिस प्रकार अंग्रेज लोग भारत आए थे व्यापार करने और यहाँ शासन करने लगे, शासक बन बैठे, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका भी एक गोरे लोग गए थे व्यापार करने और हथियार के बल पर जोर जबरदस्ती वहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया, उसी तरह जिस तरह की भारत के लोगों को गुलाम बनाया था। और अंतर सिर्फ इतना रहा कि यहाँ जो आए थे वो लोग बसे नहीं, सिर्फ शासक कर रहे थे, फिर इंग्लैंड चले जाते थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने घर बना लिया, वहीं के लोग वो बस गए, और जब बस गए तो स्थानीय शासन को भी अपने हाथ में ले लिया और समाज को चमड़ी के आधार पर बांट दिया, गोरे चमड़ी और काले चमड़ी के आधार पर। और इस तरह वहाँ पर अब यदि देखें तो वहाँ दक्षिण अफ्रीका में कौन लोग थे? गोरे लोग थे, और काले लोग वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं वे लोग काले होते हैं, और कुछ लोग हिंदुस्तान से यहाँ से गए थे ये लोग थे, और कुछ लोग मिश्रित नस्ल के थे, न वो गोरे थे न काले थे, वे मिश्रित रूप से थे। उसे रंगीन चमड़े वाला भी कहा जाता है। और गोरे लोगों की अत्याचार की नीति यह थी कि वे लोग गोरे को ही श्रेष्ठ मानते थे हर चीज़ में, और अश्वेत को दोयम दर्जे का नागरिक मानते थे, यहाँ तक कि उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था। गोरे लोग के बस्ती में ये काले लोग जाने की, बसने की तो छोड़ दीजिए, जाने की भी इजाज़त नहीं थी। और यदि जाने की बात होती थी तो परमिट लेकर जाना पड़ता था कि ठीक है, हम इतना देर के लिए इस क्षेत्र में हम आए हैं। और हर जगह भेदभाव थी, समाज में दो रूप में सब चीज़ देखा जाता था, एक श्रेष्ठ और एक बेकार गंदी चीज़। मतलब कि वो नज़रिए के देखें तो उसमें मूलभूत सुविधा से वंचित चीज़, जैसे कि वहाँ पर कुछ भी था तो गोरे के लिए अलग और काले के लिए अलग, गाड़ी हो, बस हो, टैक्सी हो, रेलगाड़ी हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, पुस्तकालय हो, सिनेमा घर हो, नाट्य गृह हो, समुद्र का तट हो, यहाँ तक कि सार्वजनिक शौचालय तक हो, तो गोरे के लिए अलग अच्छी व्यवस्था वाला और काले के लिए खराब व्यवस्था वाला, इस पर कोई ध्यान भी नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि काले लोग को गिरजाघर भी जाने की आज़ादी नहीं थी। और इतना क्रूर शासक अन्य जगह देखने को आपको नहीं मिलेगा, जिस तरह की इन लोगों ने वहाँ भेदभाव किया मानव के साथ, सिर्फ इसीलिए कि उनका चमड़ी का रंग गोरा है। सबसे बड़ी बात, उन्हें संगठन बनाने की भी आज़ादी नहीं दी गई थी, उनको उस नीति का विरोध करने की भी आज़ादी नहीं थी कि विरोध भी कर सकें, और विरोध करने पर सजा का प्रावधान था। और 1950 से दक्षिण अफ्रीका के लोग और हिंदुस्तानी लोग जो वहाँ जाकर बसे थे, उन्होंने उस नीति का विरोध करना स्टार्ट किया, उसका संघर्ष करना ज़्यादा स्टार्ट किया, हड़तालें शुरू कर दी, विरोध प्रदर्शन, धरना, ये सब ज़्यादा करने लगे। और इसलिए करने लगे कि सरकार पर दबाव पड़ सके। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बैनर तले ये ज़्यादा जो है होने लगा, और उसमें जो है मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी भी उस पार्टी में शामिल हो गई थी विरोध। यद्यपि कई गोरे लोगों को भी जो संवेदनशील थे लोग थे, उसमें भी कुछ अच्छे लोग थे, उनको लगता था कि ये शासन अच्छी नहीं है, और दुनिया में भी उसका विरोध हो रहा था। लेकिन इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने के बावजूद गोरे सरकार ने हजारों अश्वेत को मार डाला, उनके खिलाफ अत्यंत ही बहुत ही दमन किया, क्रूरता का हद पार कर दिया। नेल्सन मंडेला की एक किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यदि आपको इसके बारे में कहीं पे कुछ जानकारी मिलती है तो इसको लिखें और इसको समझें कि उन्होंने क्या कहा है, और आपको अपने कमेंट बॉक्स में इसका जो है टिप्पणी करें कि उनमें आपको क्या समझ बनती है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ये डरबन तट का है। डरबन एक जगह है दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ डरबन नदी का तट पर यह बोर्ड लगा दिया गया है कि यहाँ पर सिर्फ श्वेत लोग ही स्नान करने आ सकते हैं, और श्वेत लोग यहाँ पर आ भी नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं किस तरह दक्षिण अफ्रीका का एक नया संविधान का निर्माण हुआ है। जब उनको विरोध पूरा विश्व स्तर पर विरोध होने लगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगा, और सरकार को लगने लगा कि अब हमारी संविधान, हमारा सरकार, हमारी शासन व्यवस्था अधिक दिनों तक वैधता प्राप्त लिए नहीं रह सकती, इसको बदलना पड़ेगा, तो उन्होंने अपनी नीति में बदलाव लाया। और उन्होंने अपनी नीति में बदलाव लाते हुए वहाँ पर राजनीतिक दलों को थोड़ी आज़ादी देनी शुरू की। राजनीतिक दलों पर जो पाबंदी लगा दी थी उस पर नियंत्रण हटाया, और जो प्रतिबंध मीडिया पर लगा दिया था उस मीडिया पर लगे हुए प्रतिबंध को भी उन्होंने हटाया। और 28 साल तक जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया। 26 अप्रैल 1994 को इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का नया झंडा लहराया, नया गणराज्य के रूप में पूरी दुनिया में
दक्षिण अफ्रीका जाना गया। रंग भेद की नीति वाली अत्याचारी व्यवस्था समाप्त हुई और सभी लोगों के साथ मिलजुल कर चलने वाली सरकार समाज का निर्माण वहां किया गया। इतनी क्रांति आई तो कैसे आ गई? तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला का कथन हम देखते हैं। तो नेल्सन मंडेला जैसे कहा कि ऐतिहासिक रूप से गोरे और काले, श्वेत और श्वेत यहाँ पर दोनों परस्पर विरोधी रहे हैं, लेकिन हमें एक नया समाज बनाना था, नया सरकार बनाना था, नया संविधान बनाना था और एक आदर्श प्रस्तुत करना था। इसके लिए हम दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था कि कोई गलत नहीं करेंगे और दोनों अच्छाई करेंगे। और हमने अच्छाई पर विश्वास किया और हमने लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो अच्छी बातें होनी चाहिए हमने उस बात को ग्रहण किया, उसे अपनाया और नया संविधान का निर्माण किया। और जो अश्वेत को वोट देने तक की आज़ादी नहीं थी वे अब शासक भी बनने लगे, सत्ता में आने की उन्हें इजाज़त मिली। तो वहाँ पर अश्वेत लोगों के जो नेता थे, अश्वेत नेता, उन्होंने कहा कि गोरे लोगों के पूर्वजों ने तो बहुत क्रूरता किया है, तो हमें अब उसकी नीति को दोहराना नहीं है। इस तरह अगर संघर्ष दर संघर्ष चलेगा तो अच्छा समाज नहीं बनेगा, हमें उस क्रूरता को भूल जानी पड़ेगी और एक अच्छा समाज का निर्माण हम लोगों को करना है। सभी नस्ल, सभी तरह के नस्ल के और सभी जो समानता असमानता के रूप में जो पहले देखे जाते थे और असमानता के रूप में नहीं दिखे, इसके लिए अश्वेत नेताओं ने आग्रह किया। और दो पार्टी, जो एक पार्टी जो वहाँ क्रूरता के साथ शासन किया था और दूसरी पार्टी जिन्होंने संघर्ष किया था, वहाँ पर इस तरह हम दो पार्टी का और दोनों पार्टी ने मिलकर नए संविधान की रचना की। संविधान अगर किसे कहते हैं इसे आपको कहा जाए तो आपने देखा कि एक नियमों का संग्रह, एक लिखित संग्रह जिसका कि पालन सब कोई करते हैं, वो सर्वोच्च कानून के रूप में होता है। सरकार का निर्माण कैसे होगा, लोग को क्या अधिकार मिले होंगे, इन सब बातों का जिक्र संविधान जैसी ग्रंथ में हमें देखने को मिलती है। और लंबे विचार विमर्श के बाद 2 साल के बाद दक्षिण अफ्रीका में नया संविधान बना। आम लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए गए, लोगों को इतने अधिकार दिए गए कि अन्य किसी भी संविधान में आज तक नहीं प्राप्त हुआ था। और बहुत ही सुंदर वातावरण में संविधान का निर्माण हुआ। और यह भी संविधान में प्रावधान किया गया कि किसी तरह की यदि मुश्किल आ जाती है तो किसी के साथ भेदभाव की ऐसी बातें नहीं की जाएगी। दोनों समुदाय के बीच दरअसल विश्वास बहाली के लिए यह जरूरी था कि कोई भी चीज सिर्फ कह कर नहीं हो बल्कि लिखित रूप में हो, जिसे पढ़ा जा सके, आने वाले दिनों में भी कोई अपने बात से मुकर न जाए। इसके लिए व्यवस्था हुई कि कुछ लिखित फॉर्म में भी हो। और जैसा कि यदि आप अफ्रीका का संविधान का प्रस्तावना देखेंगे तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि संविधान कहना क्या चाह रहा है। जिस अफ्रीका से के संविधान के कानून से पूरे दुनिया के लोग चिंतित थे, चिढ़ते थे कि खराब व्यवस्था है, वो लोकतांत्रिक तौर तरीका है वहाँ, वहीं उसी लोकतंत्र के मॉडल को अच्छा माना जाने लगा। और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने इस बात को साबित किया। सभी लोगों ने मिलकर, श्वेत और अश्वेत सभी लोगों ने मिलकर उन लोगों ने निश्चय किया कि नहीं, जो बीत गई बात जो खत्म हुआ और अब एक अच्छा संविधान हम लोग बनाएंगे, इंद्रधनुषी समाज बनाएंगे। आप जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर में देख भी सकते हैं किस तरह इंद्रधनुषी मतलब रंग बिरंगा समाज हमारा, जहाँ की कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं और हर एक रंग का अपना अपना वैल्यू है। हर रंग मिलकर इंद्रधनुष बनता है, कोई एक ही रंग उसमें नहीं रहता। यही चीज अफ्रीका में देखी गई। हम यह भी देखते हैं जैसे कि नेल्सन मंडेला ने कहा कि हमारा संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से वायदा करते हैं कि अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से कभी नहीं दोहराएंगे हम लोग, और अपने देश के कंधों पर इसका वास्तविक अपने देश के कंधों पर होगा और वास्तविक अर्थों में यह घोषणा पत्र होगा जहाँ श्वेत और अश्वेत, स्त्री पुरुष, यह सभी का देश होगा, सबों का देश होगा। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जो बातें कही गई है, और अगर यदि आप भारत के संविधान को देखें तो यहाँ पर आपको जैसे कि देखिए 2 समुदाय के बीच संबंध है। ये जो भारत के संविधान के भी नेतृत्व में देखने को मिलेगा। यह जो नेतृत्व है, जैसे यहाँ अपने यहाँ गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे, उसी तरह वहाँ नेल्सन मंडेला नेतृत्व कर रहे थे। और जैसे कि आपने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
आजादी के लिए लड़ रही थी, उसके नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। उसी तरह वहाँ अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस आपको मिलता है, और संघर्ष का तरीका आप देखते हैं तो यहाँ भी अहिंसक तरीके से कुछ हिंसक तरीके का भी सहारा लिया गया। और जो उपनिवेशवाद का चरित्र है यह आपको जो वहाँ मिलता है, जो यहाँ भी देखने को मिलता है। हमें संविधान की जरूरत क्यों है? अगर हम इस बात को देखें तो दक्षिण अफ्रीका इसका सर्वोत्तम उदाहरण है कि वहाँ संविधान किस परिप्रेक्ष्य में बना। क्रूर शासन था, और जो दमन करते थे, जो दमित होते थे, दोनों चाहते थे कि एक ऐसा संविधान बने जिसपे कि दोनों का हित हो, दोनों शांति से चले। ऐसा ना हो कि बहुसंख्यक का अत्याचार हो। हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक संविधान यदि होती है तो वहाँ बहुसंख्यक का बोलबाला होता है, बहुमत का शासन होता है, तो वो ऐसा न करे। और साथ ही अल्पसंख्यक जो कम संख्या में हैं उनके भी हितों की पूर्ति हो, उनका भी जो है किसी तरह का अधिकार का हनन न हो। इस बात के लिए हम जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में बहुत दिन तक संघर्ष चलते रहा था। तो अंत में दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता हुआ कि गोरे लोग भी बहुमत के सिद्धांत का पालन करेंगे, एक व्यक्ति एक वोट, इसे मानेंगे, हर एक व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है वोट पे, और उसका वो सम्मान करेंगे। इस पर वह सहमत हुआ। साथ ही साथ ये भी बात हुई कि जो अल्पसंख्यक के जमीन जायदाद कुछ भी हैं उनको भी छीना झपटी नहीं कर दिया जाए। ये नहीं कि बहुमत है तो उसके साथ भी कुछ गलत तरीके का बात हो जाए। तो इसके लिए क्या किया, उन लोगों ने एक सोचा कि एक दूसरे पर भरोसा किया जाए। तो कैसे भरोसा किया जाता है? बात बोल करके नहीं, तो लिखित रूप में। तो इसके लिए जब लिखित रूप में बात आती है तो उसके लिए एक संविधान की जरूरत पड़ती है। और ये संविधान हमें बताता है कि भविष्य में भी ऐसी बातें ना हो जाए, कोई दूसरा शासक भी यदि आ जाए तो वो किसी तरह का गलती न करे। तो इसके लिए एक लिखित रूप से एक नियम बनाया जाता है, वो संविधान का रूप लेता है, और क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता इसका जिक्र लिखित नियम के साथ उसमें होता है। नागरिकों के क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, ये सभी बातें उसमें लिखी हुई होती है। साथ ही कोई मनमानी न कर सके, कोई अत्याचार न करे, इसके कोई भेदभाव की बात ना हो, इस बात की भी बातें होती है। और जो सारी बातें बुनियादी रूप में सबों के लिए आवश्यक होती है, जो सारे नियम बुनियादी रूप से बनाए जाते हैं, उसके लिखित रूप को ही हम लोग संविधान कहते हैं। संविधान सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की खासियत है ऐसी बातें नहीं है। हर देश में अपना अपना संविधान होता है, और है अलग अलग समूहों के लोग हर एक देश में रहते हैं। हम अपने भारत में भी देखें तो यहाँ भी बहुत तरह के लोग रहते हैं, यहाँ भी संविधान है। और दक्षिण अफ्रीका में भी हम देखते हैं गोरे और काले जो थे उसमें जो संबंध अच्छा नहीं थे, करुणापूर्ण नहीं थे, पर भविष्य में नहीं हो इस बात की संविधान में गारंटी देने की कोशिश की गई। और कोई भी देश हो, चाहे वो लोकतांत्रिक शासन हो अथवा न हो, वहाँ भी बुनियादी नियमों की जरूरत आपको हर जगह पड़ती है। तो वो संविधान वहाँ भी होते हैं। कोई भी संगठन दरअसल जब चला जाता है उसके कुछ कायदे कानून नियम होते हैं, और उसको एक तरह से लिखित रूप दिया जाता है। सहकारी संगठन हो, राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत पड़ती है। आप एक तरह से किताब देखते हैं तो लिखित नियमों का किताब होता है, उसी तरह संविधान भी लिखित नियमों के किताब की तरह होता है, जिसमें क्या होता है वो देश के लिए होता है और वहां रहने वाले सभी लोगों पर वो लागू होता है, ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी न हो। तो संविधान में मूलतः यदि हम देखें तो क्या रहती है, उसमें यही रहता है कि किस तरह सभी लोग साथ रहे, एक दूसरे पर भरोसा रहे, एक दूसरे पर सहयोग रहे। ऐसा तभी तो सुंदर समाज होगा और फिर देश सुंदर रह सकता है। और यह भी लिखी होती है सरकार का गठन कैसे होगा। आप देखते हैं चुनाव होता है कैसे होता है, कौन खड़े होंगे, कौन जीतेंगे, किस परिस्थिति में कौन हारेंगे, फिर क्या होगा। तो इन सब बातों का जिक्र रहता है लिखित रूप से। तो ये सरकार कैसे बनेगा, कैसे गठन होगा, फैसला कौन लेंगे, इन सारी बातों का जिक्र आपके संविधान में होता है। तीसरा हम देखें तो सरकार के अधिकारों की सीमा क्या है, वो नागरिकों को क्या क्या अधिकार छीन सकता है, नागरिकों के अधिकार को रक्षा किस तरह करेगा, ये सब बातों का जिक्र होता है। और एक अच्छे समाज के संगठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है कि यह देश का संविधान ऐसा है तो नागरिक वहां का ऐसा होगा। और जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक हो यह जरूरी नहीं है, गैर लोकतांत्रिक देशों का भी अपना संविधान होता है। और हम यहाँ पे यह भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई में अमेरिका
के लोगों ने भी अपने लिए संविधान का निर्माण किया, जिस तरह अपने यहाँ हुआ। फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांस में क्रांति हुई, उसके बाद वहां का संविधान एक बना, लोकतांत्रिक संविधान बना। अपने देश में वो अपना संविधान चलाया और कोशिश किए कि हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अधिकार मिले और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो, ऐसा जरूरी होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण किस परिप्रेक्ष्य में हुआ, कैसे हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका की तरह ही भारत का संविधान भी बना है और आप जान लीजिए बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बना है। लंबा संघर्ष यहाँ भी संविधान निर्माण के लिए करना पड़ा है और विशेष करके इस बात के परिप्रेक्ष्य के मद्देनजर भी कि भारत में भी बहुत तरह की विविधताएं आपको देखने को मिलेगी और ये संविधान बनाना यहाँ भी बहुत आसान काम नहीं रहा है। और विशेष करके देश गुलाम था, गुलामी से निकलना था और अपना संविधान बनाना था, तो बहुत ही मुश्किल थी। और आजादी के समय ऐसी बातें हुई कि भारत का जो है टुकड़ा में विभाजन हुआ है भारत और पाकिस्तान के रूप में। और सबसे बड़ी बात यह भी थी कि यहाँ जो देसी रियासत थे उनको ये आजादी दे दी गई, आप या तो भारत में रहे या पाकिस्तान में रहे या आप स्वतंत्र रहे। तो एक तो 10 लाख लोग मारे जा चुके थे, उसके बाद इस तरह की बातें हो गई थी कि वो क्या तस्वीर होता भारत का, जैसा कि अभी आप भारत देख रहे हैं, अखंड भारत, ऐसा भारत नहीं होता अगर कुछ उपाय उसमें नहीं अपनाए जाते। तो अंग्रेजों ने तो यहाँ न केवल देश को 2 भागों में बांटा बल्कि कई भागों में टुकड़े टुकड़े करने के उसके मंसूबे थे। यहाँ पर हम यह भी समझ लें कि जब संविधान यहाँ लिखा जा रहा था तो देश का भविष्य तो सुरक्षित ही नहीं था, लेकिन संविधान निर्माताओं ने हर संभव कोशिश की कि हमारा भविष्य अच्छा हो। और यहाँ पर आप यदि कोई घर में दादा दादी नाना नानी बुरे पुराने हैं तो उनसे अभी आप पूछ सकते हैं कि किस परिस्थिति में उस समय की परिस्थिति क्या रही थी। बहुत सारे मुश्किल हालात थे संविधान निर्माण के समय, लेकिन हम यह भी देखते हैं कि उतने भी मुश्किल नहीं थे, वैसी भी स्थिति नहीं थी जैसी स्थिति दक्षिण अफ्रीका में थी। 1928 में हुए लाहौर अधिवेशन में भी ये पूर्ण स्वराज की घोषणा की जा चुकी थी। हम जानते हैं कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी इसके पहले ही भी 26 जनवरी को हम लोगों ने एक काल्पनिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की स्थिति हम लोग मान लिए थे कि हम लोग पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। और उसके बाद देखते हैं 1931 में भी जब कराची में अधिवेशन हो रहा था तो वहां भी प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि हम लोग पूर्ण आजादी लेकर ही मानेंगे। उस समय भी सभी नेताओं में एक तरह की सहमति बना ली गई थी कि आजादी के बाद सार्वभौम देश मताधिकार अपनाया जाएगा, हर एक लोगों को वोट देने का अधिकार होगा और स्वतंत्रता, समानता जैसी बातें हर एक लोगों के लिए होगी। ऐसा इसलिए भी हुआ कि अंग्रेजों ने जब वोट देने के लिए शर्तें रखी थी उसमें बहुत से कम ही भारतीयों को वोट देने का अधिकार था। 1937 में भी प्रादेशिक असेंबली के जब चुनाव हुआ तो सबों को वोट देने की आजादी नहीं थी, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। विधानसभा में उनको जाने का, काम करने का अनुभव हुआ और ये अनुभव उनको बाद में संविधान निर्माण के समय लाभ हुआ कहीं न कहीं। और कैसी संस्थाएं कैसे बनाई जाती है, कैसे काम करती है, इन सारी बातों का अनुभव हुआ। और हम देखते हैं कि अपने संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 में जितने कानून बनाए गए थे उनमें से अधिकांश कानून को संविधान निर्माताओं द्वारा भी सोच समझकर परख कर उसको उसी रूप में अपना लिया गया। आजादी से पहले बहुत से मुद्दे पर चिंतन विमर्श यहाँ होने लगे थे और यहाँ के जो नेता थे उनमें भी इतनी आत्मविश्वास आ गई थी कि हम अपने देश के लिए भी अच्छा संविधान बना सकते हैं और क्या लेना है क्या नहीं लेना है, अपने क्या है, अपनी संस्कृति में क्या है और विदेशी शक्ति, विदेशी ताकत वहाँ क्या अच्छाई है उसको भी हम किस रूप में ले सकते हैं, इस बात को भी सोचने समझने की शक्ति आ गई थी। हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहाँ का स्वतंत्रता समानता बंधुत्व जैसी बातें जगत में गूंजी कि फ्रांस की क्रांति की देन है। ब्रिटेन में का जो है संसदीय लोकतंत्र, या अमेरिका में जितने लोगों को जितने मौलिक अधिकार मिले थे, रूस में समाजवादी व्यवस्था है, आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था है, इन सारी बातों का भारतीय लोग भी
यहाँ के संविधान में यद्यपि इसकी झलक मिलती है, लेकिन इसको हूबहू अपना ही नहीं लिया गया, सिर्फ नकल नहीं कर लिया गया, बल्कि अपने अनुरूप सोच समझकर उनको लगा कि ये हमारे देश के मुताबिक है, तो उसको अपने संविधान में स्थान दिया गया। संविधान सभा के बारे में हम लोग देखते हैं। संविधान के जनक कौन थे, तो हम लोग उसको भीमराव अंबेडकर का नाम देते हैं। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने उस संविधान का एक प्रारूप गठन किया था और संविधान की रचना, संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। उसमें बहुत सारे मेंबर थे, बहुत से सदस्य थे। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके पहले हम लोग यह जान लें कि संविधान सभा क्या होती है। तो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, वैसे चुने हुए जनप्रतिनिधि जिन्होंने संविधान लिखने का काम किया, एक विशाल दस्तावेज, संविधान रूपी विशाल दस्तावेज लिखने का काम किया, उसी को संविधान सभा कहते हैं। और जानते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को। और ये जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरा हो गया था। लेकिन इतना जान लें कि दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 उसकी पहली बैठक हुई। उसके बाद भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया। ऐसी उस समय बातें लग रही थी, लेकिन ऐसी नहीं थी कि बट ही जाएगी। बहुत सारी प्रयास किए जा रहे थे कि देश नहीं बटे, लेकिन अंततः देश बट गया। देश बटने के साथ जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, जो संविधान सभा के लिए आए थे, वे भी दो भागों में बट गए, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा के लिए और भारतीय संविधान सभा के लिए। और इतना जान लें कि भारतीय संविधान सभा लिखने के लिए 299 सदस्य थे और इन 299 सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन इस संविधान का क्रियान्वयन 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने किया और उसी दिन की याद में हम लोग हर साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। संविधान का निर्माण आज 70 वर्ष हो गए और ऐसी बातें नहीं है कि संविधान सभा के जो मेंबर थे उन्हीं की बातों को संविधान में लिखा गया है, बल्कि एक व्यापक सहमति बनाई गई। और न सिर्फ उन्हीं का, बल्कि जो है वर्षों पूर्व का जो अपने देश की संस्कृति थी, उसका सम्मान था, उसका अतीत था, उसकी अच्छाई थी, उसका चिंतन था, उन सारी बातों को संग्रहित रूप से संविधान में स्थान दिया गया। और यह कागज का टुकड़ा भर नहीं है, एक दस्तावेज भर नहीं है और किसी अन्य देशों के संविधान की तरह नहीं है। दुनिया में बहुत सारे देशों में तो ऐसी भी स्थिति हुई कि संविधान बना, लेकिन कुछ वर्ष के बाद जब वहाँ सत्ताधारी दल बदले तो संविधान भी बदल दिया गया। लेकिन अपने देश में यह बहुत बड़ी असाधारण उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है संविधान सभा के द्वारा बनाए गए संविधान की, कि आज तक कोई भी सामाजिक समूह, विविधता, इतनी बड़ी विविधता है अपने देश में, अनेकों राजनीतिक दल हैं, लेकिन कोई राजनीतिक दल हो अथवा कोई सामाजिक समूह किसी भी स्तर पर संविधान की वैधता को गलत नहीं ठहराया गया। ऐसी कभी बातें देखने को ही नहीं मिली कि हमारा संविधान गलत है, हम इस संविधान को नहीं मानते हैं, बल्कि संविधान को हर कोई मानते हैं और संविधान के अनुसार चलने की बात भी करते हैं। यह भी जान लें कि जितने भी लोग थे संविधान सभा में वे सारे भारतीय थे और उस समय जो गए थे, यद्यपि सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, लेकिन उसके बाद भी जो चुने गए थे वे प्रत्येक ढंग से जो है चुने गए थे और जितना अच्छा संविधान हुआ उन्होंने देने का कोशिश किया और दिया। और सबसे एक बात यह भी है कि प्रांतीय असेंबली में जितने भी मेंबर गए थे वे सारे भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन की उन्होंने अगुवाई की थी और कांग्रेस ही है, उनके भीतर भी कई तरह के राजनीतिक समूह थे, विचार के लोग थे, लेकिन वे कांग्रेस से सहमत नहीं भी थे। ऐसे भी लोग थे। ऐसी बातें नहीं है कि किसी एक ही जाति, समूह, धर्म के लोग थे, ऐसी बातें नहीं थे। व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई थी। और अगर हम यह भी कह लें कि हर एक लोग यदि अपना अपना सार्वभौम मताधिकार पर वोटिंग करके ही संविधान सभा का निर्माण करते तो भी लगता नहीं कि कोई अलग जैसा संविधान होता, शायद इसी तरह का संविधान होता। और ऐसी बातें नहीं है कि किसी एक ही बात को थोप दी गई,
बल्कि खुले रूप से सर्वसम्मति की बनाने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं लगे कि कोई बात थोप दी गई, मानक तय किए गए, बुनियादी मूल्य तय किए गए और इनके साथ साथ सार्वजनिक बहस के साथ साथ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए कि नहीं ये बात होनी चाहिए। एक सहमति बनी, प्रारूप समिति बनी, भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष बने। प्रारूप में क्या क्या धारा होगी, कैसे होगी, उस पर कई बार चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा उस पर संशोधन किए गए। पूरी बहस 114 दिनों तक चला। हर प्रस्ताव, हर शब्द पर टिप्पणी की गई, उस पर अर्थ निकाला गया और उसको रिकॉर्ड किया गया। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे खंडों में जो है इसको रखा गया है। और जब कभी संविधान की बहस की जरूरत पड़ती है तो उस डिबेट्स को अभी भी देखा जाता है। यद्यपि संविधान सभा में 299 सदस्य थे। कुछ प्रमुख सदस्यों के बारे में हम जान लें आपको इसके बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म 1875 ईस्वी को हुआ था एवं मृत्यु 1950 ईस्वी को। इनका जन्म गुजरात में हुआ था और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने थे। भारत के रियासत के एकीकरण में, देश के एकीकरण में, देश की अखंडता में और देशी रियासतों के विलय में इनकी बहुत ही अहम भूमिका रही। अंतरिम सरकार में ये गृह मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बने थे। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील भी थे और बारदोली किसान सत्याग्रह में अग्रणी नेता के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू देश में किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू का नाम लिया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 1879 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1949 ईस्वी को। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। मूलतः ये कवयित्री और लेखिका रही थी। बाद में राजनीतिक कार्यकर्ता भी बनी। कांग्रेस की महिला नेता के रूप में प्रसिद्धि पाई और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में हम लोग उनको भी जानते हैं। अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। कहा जाता है कि उनके परदादा बाबर के समय में अफगानिस्तान का एक शहर है हेरात, वहां से भारत आए थे और आजाद एक पढ़े लिखे मुस्लिम विद्वान में गिने जाते थे और धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे, लेखक थे, अरबी के विद्वान के रूप में जाने जाते थे। बाद में कांग्रेस में एक दिग्गज नेता के रूप में प्रसिद्धि पाई। राष्ट्रीय आंदोलन में भी इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे और ये देश के विभाजन के खिलाफ थे। पी.टी. कृष्णामाचारी, इनका जन्म 1899 ईस्वी को हुआ था, मृत्यु 1974 ईस्वी में और ये तमिलनाडु इनका जन्म स्थान था। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे, उद्यमी और कांग्रेसी नेता थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को एवं मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुआ था। हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं। इनका जन्म बिहार में हुआ था। बिहार में सारण जिला का जीरादेई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। वे संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। ये
संविधान सभा के अध्यक्ष भी हुए, वकील भी थे और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता में जाने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। जयपाल सिंह का जन्म 1903 ईस्वी में, मृत्यु 1970 ईस्वी में, झारखंड के थे, खिलाड़ी थे और शिक्षाविद थे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान एवं आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं और जयपाल सिंह बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक भी बने। H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, इनका जन्म 1887 ईस्वी को एवं मृत्यु 1956 ईस्वी को हुआ था। एक बंगाली परिवार से संबंध रखते थे और संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी हुए। प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं। कांग्रेस के अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं। ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ और बंगाल विधानसभा के सदस्य भी बने। बाद में बंगाल के राज्यपाल भी बने। उन्होंने MA, PhD, D.Litt की उपाधि कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी और कलकत्ता विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। और मुखर्जी का डॉक्टरेट अंग्रेजी साहित्य में था। वे एक परोपकारी शिक्षक भी थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी उन्होंने काम किया था और अंग्रेजी प्रोफेसर के रूप में प्रसिद्धि भी पाई थी। 1946 में ये संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 को हुआ था और मृत्यु 9 मई 1981 ईस्वी को। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। वकील थी, महिला मुक्ति कार्यकर्ता से जुड़ी हुई रही। आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। कांग्रेस की सक्रिय नेता बनी। बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष भी बने और भारत की स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रसिद्धि पाई। सामाजिक कार्यकर्ता तो थी ही। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री चिंतामन राव देशमुख की पत्नी थी और स्वतंत्रता आंदोलन में दुर्गाबाई देशमुख ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। दुर्गाबाई का जन्म राजमुंद्री जिले के काकीनाडा नामक स्थान पर हुआ था। सरदार बलदेव सिंह, इनका जन्म 1901 ईस्वी में एवं मृत्यु 1961 ईस्वी में हुआ था और ये हरियाणा से संबंध रखते थे। दुमना गांव जो कि रोपर जिला में है हरियाणा में, वहां के ये थे। सफल उद्यमी रहे। पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत हुए। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री भी बने। प्रथम रक्षा मंत्री बनने का श्रेय इन्हें जाता है। K.M. मुंशी, इनका पूरा नाम कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी था। इनका जन्म 29 दिसंबर 1887 को एवं मृत्यु 8 फरवरी 1971 ईस्वी को हुआ। ये गुजरात के थे और राजनेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और गुजरात एवं हिंदी के साहित्यकार, शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। वकील भी थे, इतिहासकार भी थे। भाषाविद के साथ साथ कांग्रेसी नेता और गांधीवादी नेता के रूप में प्रसिद्धि पाई। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने और के मुंशी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी की थी। उसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 ईस्वी में और मृत्यु 1953 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रहे। शिक्षाविद थे और वकील भी थे। बाद में इन्होंने हिंदू महासभा में सक्रिय भूमिका निभाई और बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में ये जाने गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को एवं मृत्यु 23 जून 1953 को हुआ था।
B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र के थे और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश की। यहाँ जो सामाजिक भेदभाव था उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया। अछूतों के साथ जो भेदभाव किया जाता था उसका उन्होंने विरोध किया। श्रमिक, किसान, महिला के अधिकारों का भी समर्थन किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री बने। अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भी स्थापना की थी। प्रथम बार आधुनिक भारत के एक ऐसे नेता के रूप में हुए जिन्होंने दलित के उत्थान की बात कही और उसके लिए संविधान में उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को, उनके विचारों को स्थान भी दिलवाने में सफल रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारतीय समाज में एक स्थान रखते हैं, एक छाप रखते हैं और सामाजिक न्याय के पक्षधर के रूप में लोग इन्हें जानते हैं। अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू प्रांत में हुआ था और जो कि अब अम्बेडकर नगर के रूप में जाना जाता है और मृत्यु 65 वर्ष की उम्र में 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। और इनका समाधि स्थल जो है महाराष्ट्र में है, मुंबई में है और चैत्य भूमि के रूप में वो जाना जाता है। अम्बेडकर का जन्म के समय उनका नाम था भीवा या भीम या भीमराव और उनको बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं। और इन्होंने कई सामाजिक संगठन की भी स्थापना की, उनसे जुड़े रहे, बहिष्कृत हितकारिणी से जुड़े रहे, समता सैनिक दल से जुड़े रहे और ये बहुत से पुस्तक भी लिखे हैं। अम्बेडकर ने बाद में अपने जीवन के अंतिम अवस्था में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वे कहते थे हम इस धर्म में रहकर भी सुरक्षित नहीं है, हमें सम्मान नहीं मिलता है, गाली सुनना पड़ता है, इससे अच्छा है कि हम धर्म ही बदल लें। और अम्बेडकर का विवाह रमाबाई अम्बेडकर से हुआ था 1906 में। उसके बाद उनका दूसरा विवाह 1948 में हुआ डॉक्टर सविता अम्बेडकर से। बच्चे हैं यशवंत अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब को 1990 ईस्वी में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म 1889 ईस्वी में, मृत्यु 1964 ईस्वी में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के थे, इलाहाबाद से संबंध रखते थे और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री हुए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जाते रहे हैं। वकील थे और कांग्रेस के नेता थे। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर रहे और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में न केवल देश को नई दिशा दी बल्कि विश्व के सामने भी अपना एक स्थान रखते थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सोमनाथ लाहिरी, इनका जन्म 1901 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था, मृत्यु 1984 में। लेखक थे, संपादक थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और बाद में
पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी हुए। भारतीय संविधान के कुछ बुनियादी मूल्य यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है इसके पीछे चिंतन क्या है, इसके पीछे दर्शन क्या है, और जो संविधान बना यह अपने आप में क्या दर्शन कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन मूल चिंतन, किन मूल दर्शन का हमारे संविधान पर प्रभाव पड़ा है और क्या संविधान अपने दर्शन के बारे में क्या कहता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं सपने और वायदे। तो गांधी जी का नाम आपने सुना होगा। गांधी जी निर्विवाद रूप से देश के क्रांतिकारी, अहिंसात्मक रूप से सत्य के मार्ग पर चलते हुए देश को स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने उसका नेतृत्व किया और अपने अगुवाई में देश को आजाद कराया। यह उनकी विश्व स्तर पर महानता है कि उन्होंने अहिंसक तरीके से विजयी पाने में सफल हुए। तो गांधी जी ने 1931 का ही बात देखें, गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन संविधान पर उनका प्रभाव पड़ता है। संविधान सभा के सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे, उनसे वे प्रभावित थे। 1931 ईस्वी में ही उन्होंने एक पत्रिका निकालते थे गांधी जी, यंग इंडिया। उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में वहां पर उन्होंने वो लिखते हैं कि मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने, उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहे। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह न हो। औरत हो तो उसे भी मर्दों के जैसा अधिकार मिले। मैं इससे कम पर कतई संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये संविधान के बारे में ऐसी अपेक्षा गांधी जी करते थे। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखें तो भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका है और वे सपना देखते थे कि सामाजिक समानता स्थापित हो, सामाजिक तौर पर भेदभाव की बात न हो और सामाजिक असमानता दूर करके ही आर्थिक असमानता दूर किया जा सकता है, राजनीतिक स्वतंत्रता लाई जा सकती है। उन्होंने भी स्पष्ट ढंग से संविधान के सामने अपना मत रखा था और उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर व्यक्ति हर वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभास पूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। स्पष्ट है कि वे सामाजिक समानता पर बल देते थे। और यहाँ पर हम जवाहरलाल नेहरू के भाषण को भी देख सकते हैं, उनको भी याद करने का समय है। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को उन्होंने जो कहा था, देश के बारे में जो सपना देखा था, डेस्टिनी को के नाम से भी उसे हम लोग जानते हैं। आगे की कक्षा में आप उसे जानेंगे, भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो उन्होंने नेहरू जी ने जो कहा था 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को कि बरसों पहले हमने नियति के साथ जो साक्षात्कार किया था, अब वक्त आ गया है कि अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफी हद तक। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आजाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक क्षण ऐसा जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज पाती है। ऐसे
पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके अच्छे लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आजादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती है। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है। आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इससे कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और भविष्य में सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है। और एक शपथ हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना, जिसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर का, असमानता का। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होता है। स्पष्ट है नेहरू जी ने भी एक खुशहाल भारत की कल्पना की थी। आजादी से जस्ट ठीक पहले हर एक लोगों का सपना साकार करने की कल्पना की थी, उम्मीद की थी। यहाँ पर हम देखते हैं संविधान का दर्शन। तो आजादी के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिन मूल्यों ने हमें प्रेरणा दी, उन बातों को भारतीय लोकतंत्र का आधार माना गया और उन विचारों को, प्रेरणात्मक बातों को अपने संविधान निर्माण के समय भी उसको अपने संविधान में स्थान दिया गया। उसी के अनुरूप यहाँ की धाराएं बनी और एक बुनियादी मूल्य क्या क्या है इनका संक्षिप्त रूप से आपको इसकी झलक किसी भी देश के प्रस्तावना में ही मिल जाती है। हर एक देश का अपना अपना संविधान है, उसका प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। और हम संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से यह बात समझ सकते हैं कि किन किन बातों को संविधान में स्थान दिया गया है, किन किन मूल्यों को अपनाया गया है, किस तरह जो है अपने चिंतन को उसमें स्थान दिया गया है। अपने देश की प्रस्तावना के बारे में हम लोग जाने, इसके पहले हम लोग अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना को भी देखें, क्योंकि इतना समझ लें कि सबसे पहले आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में यदि संविधान की प्रस्तावना लिखने की शुरुआत हुई तो इसका श्रेय अमेरिका को जाता है। अमेरिका के संविधान में पहली बार प्रस्तावना लिखा गया था। उसके बाद कई सारे देशों ने उसे अपनाया। अपने देशों की प्रस्तावना अपनाई नहीं गई वहां से, बल्कि अगर हम कहें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक झलक वहां का भी मिलता है अपने देश के संविधान की प्रस्तावना में। खैर, अपने देश की प्रस्तावना को जानने से पहले हम यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना को देखें, वहाँ क्या कही गई है। हम देखते हैं कि उसमें लिखा गया है कि अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक कराते हैं। बहुत ही संक्षिप्त रूप से अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में मूल बातों को कहने का प्रयास किया गया है। अब हम आगे यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना को देखें। वहाँ क्या कहा गया है? हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर आजादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं, अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके।
एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून का से समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्र के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। अब हम यहाँ पर अपने देश के संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं। यहाँ पर हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। इसमें कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अर्पित करते हैं। यहाँ पर यदि इसका विस्तृत विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि इसमें कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को, अर्थात इसका मतलब है कि भारत के संविधान का निर्माण हम लोगों ने किया, भारत के लोगों ने किया है। भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है और न ही कि इसे किसी राजा ने या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है, बल्कि भारत का संविधान भारतीय लोगों ने किया है। यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न का अर्थ देखें तो इसका अर्थ है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार है। उनके ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान प्रभुत्व संपन्न है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। हमारा देश संप्रभु प्रभुत्व संपन्न है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि पंथ निरपेक्ष सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि धर्म व्यक्तिगत चीज होगी और प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता होगी, पूरी आजादी होगी। सरकार यह दबाव नहीं डालेगी कि यही धर्म राज्य क्या है, इसे ही आपको मानना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि सरकार के स्तर पर, राज्य के स्तर पर सभी धर्मावलंबियों को सुरक्षा दी जाएगी, अपने अपने मत मान्यता के अनुसार आचरण करेगी, उसके लिए उन्हें सम्मान करेगी, उनके सम्मान की रक्षा करेगी। धर्म व्यक्तिगत चीज है और व्यक्ति इसे अपने अनुकूल, धर्म के अनुकूल मानने के लिए स्वतंत्र है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। गणराज्य, गणराज्य का अर्थ होता है शासन का प्रमुख जो होते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी राजा की भांति उनका पुत्र राजा हो जाएगा, नहीं, बल्कि देश के जो सर्वोच्च पदधारी होंगे तो वे चुने जाते हैं। हम देखते हैं कि अपने यहाँ राष्ट्रपति, राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, वे चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। वो किसी वंश या खानदान विशेष के ही होंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती है जैसा कि ब्रिटेन जैसे देशों में होता है या जहाँ राजा है वहाँ होते रहता है। समाजवादी, इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि जिस समाज में जो कुछ संपदा है, जो कुछ संपत्ति है, जो कुछ संसाधन है, उस पर समस्त समाज का अधिकार है और उसका बंटवारा समानता के साथ प्रत्येक लोगों के मध्य होने चाहिए। उसका वितरण हर एक लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। कोई जमीन, जायदाद, उद्योग, धंधे की हकदारी या कोई कायदा कानून इस तरह बनाया जाए कि सामाजिक, आर्थिक रूप से असमानता न फैले
आम लोगों में वो विश्वास न फैले और उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का बोध उनके बीच बना रहे। लोकतंत्रात्मक से आशय होता है कि शासन कार्य में प्रत्येक लोगों को सहभागिता की आजादी मिले, लोग अपने शासक का चुनाव करे और जो शासक हो वो जनता के प्रति जवाबदेह हो, और इसके साथ साथ बुनियादी नियम सबों के लिए समान हो, उसके अनुसार शासन का संचालन हो और हर एक लोगों को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ऐसी परिस्थिति को ही लोकतंत्रात्मक कहते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इस न्याय से आशय है कि कोई भी नागरिक हो उनके साथ किसी भी तरह का सामाजिक स्तर पर या धार्मिक स्तर पर या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो किसी विशेष जाति के हैं तो उनके साथ भेदभाव किया जाए, ऐसी बातें नहीं है। या कोई भी धर्मावलंबी हो, कोई भी धर्म के हो, उसके साथ किसी भी तरह की असमानता का बर्ताव नहीं किया जाए, या स्त्री हो या पुरुष हो, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। जो न्यायिक व्यवस्था जो स्थापित की गई है उसके अनुरूप उसे न्याय मिले, इससे यही अर्थ लगाया जाता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसका आशय है कि कोई व्यक्ति सोचने की आजादी हो, अभिव्यक्ति की आजादी हो, अपने विचार को प्रकट करने की आजादी हो, उसके विचार पर किसी तरह का नियंत्रण न हो, अंकुश न हो, उसके व्यक्ति विशेष के मन में जिस भी तरह की बातें आ रही हो उसे वो अभिव्यक्त कर सकें और इस पर कोई अनुचित नियंत्रण न लगाया जाए, कोई पाबंदी नहीं लगाई जाए। समता से आशय है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव वाली बातें नहीं होनी चाहिए। पूर्व में हमारे समाज में सामाजिक तौर पर जो भेदभाव होता था उसका पूर्णतः निषेध संविधान में किया गया है और उसी अनुरूप कार्य होनी चाहिए। वहीं सरकार हर नागरिक को समान रूप से अवसर भी उपलब्ध करावे ताकि उनका भी सर्वांगीण विकास हो सके। बंधुता, इसको भ्रातृत्व भी कहते हैं, भाईचारा भी कहते हैं कि हम लोग ऐसा आचरण करें कि ऐसा लगे जैसे कि कोई परिवार में मिलजुल कर सब सदस्य रहते हों, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से ज्यादा न माने कि हम विशेष हैं, या कोई कम न माने कि हम कम हैं, बल्कि समान रूप से हर कोई बंधुता के साथ रहें। इन दर्शनों के साथ साथ ऐसी बातें नहीं है कि भारतीय संविधान में सिर्फ दर्शनों का ही बोलबाला है, बल्कि इसको संस्थागत रूप देने का प्रयास किया गया है। इन्हीं संस्थागत रूप में से विभिन्न दस्तावेज जो तैयार किए गए इसको जो संविधान कहा जाता है, और यह बहुत ही लंबा विस्तृत दस्तावेज है। भारतीय संविधान निर्माताओं को लगा था कि सिर्फ बातों भावनाओं से देश चलने वाला नहीं है, इसको मूर्त रूप भी दी जानी चाहिए, और इसके लिए संस्थाओं का निर्माण किया गया। और यद्यपि इन संस्थाओं के साथ साथ ऐसे भी प्रावधान किए गए कि यदि लोगों को लगे, सरकार को लगे कि यह संविधान या इसका कोई भी धारा समय के अनुरूप नहीं है, तो इसमें बदलाव भी समय के साथ किया जा सके। संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर संविधान में संशोधन भी किया जाता रहा है, क्या जाने की व्यवस्था भी की गई है। संविधान संशोधन, अब समझिए संविधान संशोधन किसे कहते हैं? तो किसी भी कोई भी कानून का कोई भी अंश यदि लगे कि यह समय के साथ यह अप्रासंगिक हो गया है, तो इसमें बदलाव की जरूरत है, तो उसे बदल दिया जाता है। या कई समय के साथ कई 100 से अधिक संशोधन अभी तक किए जा चुके हैं और कोई नए कानून के जोड़ने की जरूरत है तो उसे जोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं आपकी पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में था, लेकिन अब उसे समाप्त कर संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार का रूप दिया गया है। अगर आप भारत के संविधान को पहली बार पढ़ें तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ गया, लेकिन आप उनके बुनियादी बातों को जरूर समझ लेंगे कि संविधान क्या कहता है। और इतना जान लें कि संविधान वो नियम बताता है कि
शासक का चुनाव कैसे किया जाएगा, किसके पास कितनी शक्ति होगी, नागरिकों के पास क्या अधिकार होंगे, कोई फैसला कौन ले सकते हैं, इसके बारे में संविधान बताता है हमें। वहीं सरकार के लिए यह भी तय कर देती है कि व्यक्ति के अधिकार पर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आपकी सीमा यहां तक होगी। आप सरकार के अधिकार के विरुद्ध आम नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। सरकार चाहती है कि लोगों को कम से कम मौलिक अधिकार मिले, लेकिन संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि लोगों को मौलिक अधिकार मिले, वो बुनियादी अधिकार जिस पर कि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके। हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और आप पुस्तक को पढ़ें, प्रश्न उत्तर बनाएं, और यदि किसी तरह की परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। यथासंभव हमारी कोशिश होगी कि आपके समस्याओं का समाधान हम कर सकें। अब मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।